हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। पिछले सेक्शन में हमने बात किया था आपके जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो आज हम उसी क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्लास और रेस्पेक्टिव एग्जांपल को देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इम्यूनोसप्रेशन के अंदर पहला क्लास, दैट इज कैल्सिनेयूरिन इनहिबिटर्स। ये ड्रग क्या है? देखिए, अगर किसी शब्द में इनहिबिटर लगा हुआ है वर्ड, इसका मतलब है कि उसके इनहिबिटर ना होने से हमारी वो प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम नहीं चाहते। मतलब वो कहीं ना कहीं आपके डिजायरेबल एक्टिविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। सो जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे इनहिबिटर लगाते हैं तो वो उसके काम को इनहिबिट करके आपके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहां पे देखिए, कैल्सिनेयूरिन इनहिबिटर एक ऐसा ड्रग होगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में आपके कैल्सिनेयूरिन के काम करने के तरीके को, काम करने की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा होगा। सो देखिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इनके एग्जाम्पल के रूप में मैं आज इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन में जो इंक्लूड करने वाला हूं, यह आपका साइक्लोस्पोरिन ए। इसको कई बुक में साइक्लोस्पोरिन भी दिया गया है और मैंने आपको टेबल में एक इसका नाम और भी दिया हुआ है। पहले इसको साइक्लोस्पोरिन ए के नाम से जाना जाता था। अगर मैं कहूं कि ये डिराइव कहां से किया जाता है, इनका सोर्स क्या है, तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस टॉलिपोकैल्डियम एनफ्लैटम। ये जो सोर्स है आपके इस फंगस का, इसका रेफरेंस लिया है मैंने पी जगदीश प्रसाद से। सतोस्कर में थोड़ा इसका अलग दिया है, तो आप इन दोनों में टैली करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी केमिस्ट्री के बारे में, जिसका क्वेश्चन एमसीक्यूज के लायक पूरा बनने के चांसेस हैं। ये देखिए, दीज आर इंट्रोड्यूस इन 1977 और इनके पास 11 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जो आविष्कार हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, वो 1977 में। अमाइनो एसिड कितनी होती है, तो इनके पास होता है 11 अमाइनो एसिड। अब सीधा सीधा हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहला सेक्शन होगा आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में बात करूंगा आपको मैं एक फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं। साइक्लोस्पोरिन सप्रेस करता है टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। अब देखिए, हम किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए, यानी कि ऐसे ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होंगे। हम सप्रेस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसके सप्रेस ना होने की वजह से आपको कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या तो अगर आप किसी और व्यक्ति के ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो चांसेस बनते हैं ऑर्गन के रिजेक्शन का। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए हम इस तरह के ड्रग को यूज करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है दैट आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड द ऑटो इम्यून डिजीज। इसको पूरा करने के लिए, रिजेक्शन को कम करने के लिए, ऑटो इम्यून डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हमको इस टी सेल के एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। यही तो आपके इम्यून सिस्टम के एक पार्ट का एग्जांपल है आपका टी सेल। तो उसको हम कम करेंगे तो उसके रिलेटेड जो इम्यून डिसऑर्डर हो रही है, जो ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम हो रही है, वो पक्का कंट्रोल होना ही होना है। फिर बात करिए इसके काम करने के दूसरे स्टेप की। सो दीज आर द एजेंट विच इनहिबिट द एंटीजन ट्रिगर्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन इन टी लिम्फोसाइट। यहां पे पहला फेज लेते हैं। ये कुछ ऐसे केस हैं जहां पे अगर मैं इनहिबिट वर्ड को हटा दूं तो समझिएगा, फिर उसके बाद इनहिबिट का मतलब समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे ये जो हमारे एंटीजन हैं, एंटीजन आर दो सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन और एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी सो दैट आवर बॉडी में प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हमको बचाने के लिए हमारी बॉडी इस एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी बनाती है। तो जब कभी भी एंटीजन आएगा तो ये एंटीजन तो ट्रिगर करेगा ही करेगा। किसको ट्रिगर करेगा? ये ट्रिगर करेगा सिग्नल ट्रांसडक्शन को। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब सिग्नल कि भैया आपकी बॉडी में ऐसा एजेंट आ चुका है, आ रहा है जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। सो अब आप क्या करो, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो, या बॉडी के दूसरे डिफेंसिव सिस्टम को इनिशिएट करना स्टार्ट करो, कैस्केड को स्टार्ट करो। सो ये इस तरह का जो सिग्नल है ट्रिगर्ड होता है एंटीजन के आने पे, और उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट है उसके ऊपर काम होता है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे दिखने शुरू होती है। सो क्या होगा उसके बाद? सो टू प्रिवेंट द रिलीज, अब हमको ये तो एक्टिविटी होने नहीं देना है, क्योंकि ये अब आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा।
दैट इज वाई, अब ये इनहिबिट वर्ड का मतलब यहां पे आ जाएगा, दैट इज वाई वी हैव टू इनहिबिट दिस ट्रिगरिंग एक्टिविटी विच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय एनी काइंड ऑफ एंटीजन। सो नाउ सो प्रिवेंट दिस रिलीज, किसके रिलीज को, एंटीजन के ट्रिगर्ड होने के ट्रांसडक्शन के सिग्नल को, रिलीज को हमको कम करना है। तो अब क्या होगा, एंड एक्टिविटी ऑफ मेनी लिम्फोकाइंस, डिफरेंट तरह के जो लिम्फोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस जानते हैं जो सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं। लिम्फोकाइंस ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स एजेंट हैं जो कि लिम्फोसाइट के आपके बॉडी में डिफेंसिव तरीके से काम करने का काम उनका डेजिग्नेटेड है, तो इसके रिलीज को वो कम करेंगे। एग्जांपल की बात करेंगे आप लिम्फोकाइंस की, तो ये है आपके इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 3 और साथ साथ में आपका TNF अल्फा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में देखा हुआ है। सो इनके रिलीज को कम करेंगे। कुल मिलाकर के पूरे पॉइंट का कहना यही है कि जो चीज आपकी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्टार्ट हो रही है, इसको हमको डिजायरेबल तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए कम करना है, क्योंकि हमको या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या तो होने वाले ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल में करके रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द साइक्लोस्पोरिन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। अब साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये आपका वो ड्रग है जिसको आपने लिया है ताकि आपको इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी मिले। ये जो साइक्लोसेरिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ पोटेंट इम्यूनोसप्रेशन के रूप में यूज किया जा रहा है 10 सालों के ऊपर से। ये एक अच्छा एक्सेप्टेड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। सो जब हम इसको लेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का मतलब तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पे पूरा मतलब इसी के मतलब पे टिका हुआ है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, दिस इज समथिंग एजेंट विच इज फ्री। मान लेते हैं कि ये कोई एजेंट है जो फ्री है, जब ये फ्री हो जाएगा तो इजीली मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम इसके साथ किसी और को टाई अप कर देते हैं तो दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना वह इजीली फ्री नहीं होगा, या तो ये इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा होगा या तो ये इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है। फिलहाल यहां पे हमारा जो साइक्लोसेरिन ड्रग है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा होगा या तो प्रोटीन रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर रहा होगा। कौन सा है, क्या है, वो इसी लाइन में दिखेगा आपको। जो साइक्लोस्पोरिन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, ये लाइन पे अंडरलाइन करनी, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर प्रोटीन का काम करता है, विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। जो हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को परफॉर्म करने वाले सेल हैं, इनके सेल के सरफेस पे पाया जाता है साइलोफिलिन। और ये साइलोफिलिन पे अगर हमारे ये ड्रग जो आपके देख रहे हैं कैलायूरिन, ये बाइंड हो जाएंगे तो हमारी टी सेल की एक्टिविटी, टी सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमको इसी को तो कम करना है। सो यहां पे पूरा प्रोसेस इनको इनहिबिट करने का ही है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा तो क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, साइक्लोस्पोरिन और आपका साइलोफिलिन, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स अब क्या करेगा, दे इनहिबिट द साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज। ये साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज को इनहिबिट करेंगे। फॉस्फेटेज के आखिरी में ये वर्ड हमेशा आपका ध्यान खींचना चाहेगा। फॉस्फेटेज का एज है ये कोई एंजाइम, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फेट आयन और अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है, और इसकी एक्टिविटी को हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना करके इनहिबिट कर दिया। इसके कारण से क्या होगा, दे विल फॉस्फेटेज एक्टिविटी ऑफ कैलायूरिन विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अगर हम इसकी एक्टिविटी को कम करें तो डेफिनेटली ये टी सेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टी सेल स्पेसिफिक इम्यूनो प्रोटेक्शन की एक्टिविटी है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है, इनको हमने कम कर दिया कॉम्प्लेक्स बना करके। अब देखिए जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिट हो जाएगा आपके टी सेल का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो हमको क्या मिलेगा, देयर विल बी अ नो टी सेल एक्टिविटी। ऑब्वियसली आपने उसके ट्रांसडक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स बना करके बंद कर दिया तो टी सेल की एक्टिविटी नहीं मिलेगी, और जब टी सेल की एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो हमको कोई इम्यून रिस्पांस फॉर शॉर्ट टाइम बीइंग, जब तक ड्रग का असर है, हमको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा ड्रग है वो एक काम और करता है, वो ये है दे इंटरफेयर द इंटरल्यूकिन एक्टिविटी व्हिच इज आल्सो बीइंग इनहिबिटेड बाय दिस काइंड ऑफ ड्रग, साइक्लोस्पोरिन ए की मदद से। तो ये हो गया हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पहला सेक्शन, जहां पे मैंने आपको केवल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सप्लेनेशन को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, इसके बाद इस ड्रग के कुछ और प्रोफाइल को भी देखेंगे। चलिए मूव करते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी होगी वो होगा साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज एक्टिविटी ऑफ कैल्सिनेट यूरिन। यहां पे देखिए साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज एक्टिविटी हमने डिस्कस भी किया था। ये जो एंजाइम है वो बेसिकली आपके फॉस्फेटेज का काम क्या है, वो यहाँ पे फॉस्फेट के आयन और अल्कोहल के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करेगा, जिसके बाद जो सिग्नल ट्रांजैक्शन है हमारे टी सेल की एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाले वो चीजें होंगी। और ये सब कुछ कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपके साइटोप्लाज्मिक में। तो आगे का जो स्टेप है वो क्या कहता है, ये मैं आपको ड्रग देने के पहले के स्टेप बता रहा हूं। पहले के स्टेप को हम समझेंगे तब जाकर के ड्रग देने के बाद क्या होगा वो हमको समझ में आएगा। सो इसके बाद होना है आपका एक्टिवेशन ऑफ टी सेल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे क्या है, ये देखिए सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या चीज एक्टिवेट होगा, टी सेल हमारी बॉडी के महत्वपूर्ण डिफेंसिव सिस्टम के पार्ट को प्ले करने वाले सेल हैं। सो टी सेल के ट्रांसक्रिप्शन, इनके बनने के प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 2। जो आगे जाकर के इंटरल्यूकिन 2 के सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। ये इंटरल्यूकिन 2 हमारे डिफेंसिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि आगे जाकर के आपके इंटरल्यूकिन एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। इंटरल्यूकिन 2 बना, अब ये इंटरल्यूकिन की एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, डिफेंसिव सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे लिए ऑटो इम्यून डिसीज का भी काम कर सकते हैं कॉज करने के लिए। अगर हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने की बात करेंगे तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी हमको कम करना है, क्योंकि यही एक्टिविटी देखिए आगे जाकर के हमको देगी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी। और ये जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है, ऑर्गन रिजेक्शन है, और हमको ये तो नहीं चाहिए। अब हमको इसको इनहिबिट करना है। ये जिस स्टेप के बारे में आपने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज एक्टिविटी ऑफ कैल्सिनेट यूरिन टू द इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की। और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कौन सा है हमारा, साइक्लोस्पोरिन। दोबारा देखिए ये हमारा ड्रग आ रहा है साइक्लोस्पोरिन। ये जो साइक्लोस्पोरिन है आगे जाकर के साइक्लोस्पोरिन प्लस साइक्लोफिलिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो दिस साइक्लोस्पोरिन नाउ मेक अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन प्लस साइक्लोफिलिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आप देख सकते हैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि आपकी इस एक्टिविटी को अब धीरे धीरे कम करने वाली है। इसको फॉस्फोरेटेज की जो एक्टिविटी है उसको कम करने वाली है। सो दिस विल बी इनहिबिटेड बाय नाउ फर्दर स्टेप। सो अब ये जो आगे जाकर के दूसरे स्टेप को इनहिबिट करने का काम करेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो ड्रग है वो कहां कहां पे किस किस तरह की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। ये पहला स्टेप देखिए, यहां पे इसने साइटोप्लाज्मिक फॉस्फेटेज एक्टिविटी ऑफ कैल्सिनेट यूरिन को पहले स्टेप पे बंद कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर इट एक्ट्स। दूसरा क्या करेगा, ये देखिए एक्टिवेशन ऑफ टी सेल ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर। ये जब नहीं बनेगा इनिशियल लेवल पे तो ये भी आपका जो स्टेप है वो भी बंद हो जाएगा। इस स्टेप पे भी उसने काम किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 2 जब होगा नहीं तो डेफिनेटली इंटरल्यूकिन की एक्टिविटी हमको तो मिलने से रही, तो इसने यहां भी अपना काम करके दिखाया। फाइनली हमको ये जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी मिलनी थी उसको भी इसने बंद कर दिया बाय अफेक्टिंग द इंटरल्यूकिन एक्टिविटी। कुल मिला के इसने स्टार्टिंग टू एंड तक सभी के स्टेप को इनहिबिट किया और फाइनली हमको जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी मिल रही थी वो इस तरीके से डिसअपियर हो जाएगी और हमको यहाँ पे कोई भी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये था हमारे साइक्लोस्पोरिन ए, या इसको साइक्लोस्पोरिन ही कहिए, इनके काम करने की एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए आगे बात करते हुए हम देखेंगे इनके थेरेप्यूटिक यूज, इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इनके होने वाले पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं इनके थेरेप्यूटिक यूज के बारे में बात करूं तो ये जो हमारे ड्रग हैं वो सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में यूज होते हैं। दूसरे तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को अगर मैं इसके साथ हटा दूं तो उनके बाद ये सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में यूज होंगे। इनका जो मेन यूज है वो आपके ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में, ऑर्गन को रिजेक्शन के बचाने के लिए इनका मेन यूज होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि कहां हमको यूज करेंगे तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में, क्योंकि ये जो आरए है वो आपके ऑटो इम्यून डिजीज का सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद इनका यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, फिर यूज होगा इनका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन है जो कि स्किन के इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डर्मेटोमायोसाइट्स। इसके लिए यूज होता है। ये जो डर्मेटोमायोसाइटिस है ये आपका अनकॉमन स्किन का इन्फ्लेमेशन है जिसमें रैशेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा ईचिंग भी फील होगा। तो इस केस में भी इसको हम यूज करते हैं ठीक करने के लिए, और सोरियासिस के केस में भी इसको यूज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इनके बेसिक जनरल यूज के बारे में तो ये यहां पे आगे जाकर के
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मेथोट्रेक्सेट के साथ मिला करके यूज होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट अगर हम मिलाएं तो वो सोरियोसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये इनका कंबाइंड इफेक्ट के रूप में कुछ मेन इंपॉर्टेंट यूज हुआ। अगर मैं बात करूं इनके पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो ये काफी सारे हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में भी देख रहे होंगे, इनकी लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी है, क्योंकि कोई भी ड्रग जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा, भले ही आपका डिजायरेबल पर्पस क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो रही होंगी जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हाइपरटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरा है कार्डियक फेलियर, आपके जो हार्ट के फंक्शन है, कार्डियक जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, उसमें फेलियर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, आपका जो किडनी है, जो आपके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उनमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। और इसी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को यूज करके हम आगे इसके काफी सारे इंटरेक्शन को भी देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट, दैट इज हेपेटिक डिसफंक्शन। हमारा जो लीवर है वो इस तरह के ड्रग का लंबे समय पे लेने पे थोड़ा सा उसकी फंक्शनैलिटी में गड़बड़ आ सकता है। सर दर्द होगा, ट्रेमर होगा, झटके आने लगेंगे, कंफ्यूजन होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, यू विल बी फीलिंग लाइक अ कंफ्यूज माइंड, मेंटल स्टेट वो आपको फील कर सकता है। डिप्रेशन फील कर सकते हैं, थोड़ा सा उदासी आपको महसूस हो सकती है, अर्टिकारिया हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकते हैं, इंसोमिया मतलब नींद ना आना ये हो सकता है, वर्टिगो यानी कि ऊंचाई से देख करके आपको चक्कर आने जैसा फीलिंग हो सकती है, एलोपेसिया माने बाल का थोड़ा सा झड़ जाना हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। डर्मेटाइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, रैशेस, पेन ये भी आप देखने को मिल सकते हैं। फिर अर्टिकारिया, ये तो काफी बार हमने देखा हुआ, एक चकत्ते जैसे, एक थोड़े से उभार लिए पैचेस जैसे आपको स्किन पे देखने को मिल सकता है। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आंखों में थोड़े से जाले, जिसको हम लोग साधारण भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के रूप में। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गायनेकोमास्टिकिया। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे मेल के ब्रेस्ट के साइज में एनलार्जमेंट होता है और ये एक मेन प्रॉब्लम है। इसके बाद कुछ अदर हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इसके अनवांटेड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर वेरी कॉमन एंड एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना या भूख का कम लगना, नोजिया, फीलिंग्स ऑफ वोमिटिंग और डायरिया, एक्सेसिव वाटरी स्टूल का फॉर्मेशन हो जाना और अल्सर हो जाना, ये आपके जीआईटी पे अनवांटेड इफेक्ट है हमारे इस तरह के कैल्सिन यूरिन कैटेगरी के ड्रग के। फिर हम बात करते हैं इनके ड्रग इंटरेक्शन का। तो अगर हमने इनके साइड इफेक्ट देखे हैं, अगर हमने इनके पॉसिबल प्रॉब्लम देखे हैं, तो इनका इंटरेक्शन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहला ही पॉइंट कहता है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ये वाला पॉइंट देखिए आप। तो जब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा तो हम ऐसे ड्रग के साथ इनको यूज नहीं करेंगे जो किसी अदर तरीके से नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा होगा या कि आपके किडनी के फंक्शन में किसी तरह की अबनॉर्मलिटी कॉज कर रहा होगा, या तो ऐसे पेशेंट को जिसको ऑलरेडी किसी तरह की रीनल की प्रॉब्लम है, इन केस में इनको हम नहीं देंगे। तो देखिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम इस तरह के ड्रग को यूज करेंगे। सो दीज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग लाइक एग्जांपल aminoglycoside, वैंकोमाइसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एम्फोटेरिसिन बी, इनके साथ हमको इस तरह के ड्रग को, साइक्लोस्पोरिन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर के टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेंगे और ऑलरेडी आपने देखा ही है यहां पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। सो क्या होगा, कैसे टॉक्सिसिटी डेवलप करेंगे? बाय डिप्रेसिंग द रीनल फंक्शन। ये रीनल के फंक्शन को, फिल्ट्रेशन का, रीएब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का, इनको किसी भी स्टेप में अफेक्ट करके रीनल के फंक्शन में एबनॉर्मल कॉज कर सकते हैं। और इसका जो अगर आप देखेंगे आगे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस तरह के कॉम्बिनेशन का, तो बहुत सिंपल सा है, दे विल रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ मेनी ड्रग्स। जो काफी सारे ड्रग्स हैं उनका सिक्रीशन को ये रोक देंगे। जब ये सिक्रीशन रुक जाएगा तो ये यूरिन के साथ बाहर बॉडी से नहीं निकल पाएंगे, तो अभी भी ये ब्लड में रहेंगे, जिसके कारण से धीरे धीरे वो टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसीलिए ऐसे ड्रग जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, इनके साथ हमारे ड्रग को नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक कॉमन है जो मोस्ट ऑफ द केस हर एक के साथ एप्लीकेबल होगा, वो होगा एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर का पूरा टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ऐसे ड्रग जो कि स्पेसिफिक मैक्रोसोमल एंजाइम के प्रोडक्शन को, उनकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करते होंगे, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो वो ड्रग जल्दी ही बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी ब्लड में एक ऑप्टिमम मात्रा में, वो नहीं हो पाएगी। देखिए यहां पे फेनोटोइन, फेनोबार्बिटोन, रिफाम्पिन, ये इसके अवेलेबिलिटी को ब्लड में कम करते हैं, तो इनका इफेक्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबल इंटरेक्शन थे कि हमको इस केस में
हमको इन ड्रग के साथ में आपके आज के ड्रग को नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के टॉपिक में हमने कंप्लीटली बात किया उनके फार्माकोकाइनेटिक बेसिक इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को दो तरीके से, फिर उनका यूज, उनका एडवर्स इफेक्ट और उनका इंटरेक्शन। तो आज के वीडियो का जो रेफरेंस है उसे मैंने मिलाकर के लिया है पी जगदीश प्रसाद, केडी त्रिपाठी, दो चीजों को मैंने इनमें इंक्लूड किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर में मैं यहां से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपसे मैं आपके सजेशन का भी एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ और मॉडिफिकेशन होने चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन है जो कि फॉलो करना मेरे लिए पॉसिबल होगा, तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। सो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों आप शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।